आज हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट, संसद। अब थोड़ी देर शांत हो जाओ, वरना संसद में और क्लास में कोई ज़्यादा अंतर नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय स्वशासन, जिसके अंदर हमने टॉप की जगह बॉटम यानी कि नीचे के स्तर से ऊपर की बात करी थी। ठीक है। सबसे पहले हमने ये जाना था कि ग्राम, और ग्राम के अंदर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा क्या होती है। उसके बाद हमने ये जाना था कि गांव से ऊपर नगर यानी कि शहर आते हैं, और शहर से ऊपर क्या आता है, जिला आता है, और जिले के ऊपर राज्य आता है, और राज्य जो सारे इसका अभिन्न अंग है वह होता है केंद्र, यानी कि हमारा अखंड भारत। ठीक है। ये जो अप्रोच है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे पार्लियामेंट। ये सबसे टॉप की अप्रोच है। टॉप अप्रोच का मतलब ये होता है कि मान के चलो भारत के अंदर 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद हर राज्य के पास अपने अपने क्या होते हैं, जिले होते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, और हर जिले के पास ग्राम यानी कि गांव होते हैं। उत्तर प्रदेश में 1440 गांव। ठीक है। ये फैक्चुअल जानकारी आप याद नहीं रखोगे कि 1440, 75, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताने का आशय ये है कि सबसे पहले हमने ग्राम के अंदर जो स्वशासन होता है उसको पढ़ा था कि 3 तरीके का होता है, सभी को पता है। ठीक है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत समिति और जिला गांव की। 1440 हो गए, 1440। अच्छा, ये पीलीभीत की बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की नहीं बता रहा। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हो। ये जितने ग्राम है वो सिर्फ पीलीभीत के हैं। बाकी टोटल ग्राम अगर उत्तर प्रदेश की बात करो तो कितने होंगे, है जानकारी किसी को? चलो मैं पूरे भारत के अंदर गांव बता रहा हूँ। पूरे भारत में अप्रोक्स 6,47,000 गाँव। ये आंकड़ा आप चेक कर लेना। ठीक है। चलो अब ग्राम से आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए गाँव के बारे में बात हो रही है। गांव के बाद हम लोगों ने बात करी थी कि नगर के अंदर क्या सिस्टम होता है। ठीक है। ठीक है। अब फिलहाल ये कंसेप्ट पे आओ, उसको बाद में। ठीक है। चलो अब ध्यान से समझो, ये फैक्चुअल जानकारी है। आप गांव की संख्या वगैरह वो अपने आप गूगल कर लेना, जो लेटेस्ट दिखाएगा वो ऐड करिए। ठीक है। पहले हमने गांव के बारे में पढ़ा था, उसके बाद नगर, फिर जिले के अंदर पढ़ा था। जिले के अंदर का मतलब यही था कि हमारे जो राज्य थे उनके पास में हमें पता है कि 2 सदन हो सकते हैं, लेकिन एक कंपलसरी है, विधानसभा एवं विधान परिषद। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो संसद के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर कंपलसरी रूप से 3 अभिन्न अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। अब सवाल ये आना चाहिए कि ये लिखा हुआ कहाँ पर है कि हमारे पास जो भारत है, जो केंद्र है, वहाँ पर इस तरीके की प्रणाली हो। तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 79। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 79 में दिया हुआ है, 79 में लिखा हुआ है कि भारत के पास अपना एक संसद भवन होगा, और उस भवन के 3 प्रमुख अंग होंगे। सबसे पहला होगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बाद में होगा राज्यसभा, और राज्यसभा के साथ में होगा लोकसभा। अच्छा, क्या यहाँ पर बिना लोकसभा के या बिना राज्यसभा के काम हो सकता है? जैसे मेरे कहने का अर्थ ये है कि चलो मैं राष्ट्रपति को निकाल दूँ, क्या इससे और इससे काम हो सकता है? किसी एक को हम मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। लेकिन जब हमने राज्यों की बात करी थी तो हमने ये देखा था कि जिन राज्यों के पास 2 सदनीय प्रणाली है, जहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, वहाँ पर ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि 2 आपको रखनी है, लेकिन वहाँ पर राज्यपाल और विधानसभा रखना कंपल्सरी था। ये चीज़ क्लियर है? इसको हम क्यों नहीं मिटा सकते, इसके बारे में एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं। ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधार है संविधान का। अगर आप इसको खत्म कर दोगे तो संविधान का जो ढांचा है वो गिर जाएगा। ठीक है। आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में IAS की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप लोग IAS ऑफिसर बनने वाले हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक IAS की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब आप कहोगे कैसे सर, एक IAS का काम क्या होता होगा? तो एक छोटी सी चीज़ आपने सुनी होगी कि इलेक्शन कमीशन के ज़्यादातर जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन बनते हैं, वो भी एक IAS होते हैं। लेकिन उसके अलावा जब तक एक IAS एक सर्टिफिकेट देके डिक्लेयर नहीं कर देगा कि ये राष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण हुआ, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर विराजमान नहीं होगा।
ये वैल्यू देगा। आप में से किसी ने पीसी मूडी का नाम सुना है? पीसी मूडी, पीसी मूडी। पीसी मूडी का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना है? जब हम लोग लेक्चर के मिड में पहुंचेंगे 20 तक तो आई थिंक कि आप लोग पीसी मूडी को जान जाएंगे, ठीक है, कि कौन है और इन्होंने क्या किया था। पीसी मूडी, इसको डी बना लेना, ठीक है। चलिए आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके सबसे अंग यानी कि राष्ट्रपति जी को। ये देखते हैं राष्ट्रपति जी ने क्या कमाल मचाया और क्यों हमें राष्ट्रपति जी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति को अगर आप गहरे से संविधान से पढ़ेंगे तो आप अनुच्छेद 52 से शुरू करेंगे, आपको 78 तक राष्ट्रपति के बारे में तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन सिर्फ अनुच्छेद के अंदर जो भाषा दी हुई है उसको अगर हम समझें तो वो थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है। कई चीज़ें आपको लगता होगा कि इसमें दी हुई नहीं, पर ऐसा नहीं। हमेशा याद रखना इस संविधान के अंदर अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो उसके अंदर विधि को अधिकार प्राप्त है कि वो कोई और विधि भी चुनाव संबंधी या किसी संबंधी बना सकती है। ऐसी एक विधि और है अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, जिसमें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की बात है, ठीक है। क्या होता है आगे देखेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ बताइए कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं इनका वोटिंग जो है वो आप लोग देते हो कि इनडायरेक्ट वोटिंग होती है? प्रत्यक्ष वोटिंग होती है, इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, ये चीज़ सही क्लियर है। लेकिन कुछ को डाउट होगा कि इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, आप प्रत्यक्ष वोटिंग होती है। इनकी वोटिंग और राज्यसभा के सदस्यों की वोटिंग कुल मिला के एक ही प्रणाली की तरह ही होती है। लेकिन राज्यसभा के अंदर हर 2 साल में चुनाव हो जाते हैं और इनका चुनाव होता है, ठीक है। ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज, ये तो हो गया बुकिश ज्ञान जो हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम अपने तरीके से। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्या भारत के अंदर 2 राष्ट्रपति एक ही समय में हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। क्या भारत का राष्ट्रपति दूसरे देश का राष्ट्रपति बन सकता है? क्या दूसरे देश का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमारे पास पहली कंडीशन आती है कि वो नागरिक होना चाहिए जिस भी देश का उसको बनना है। ये चीज़ क्लियर होगी? अच्छा, अब आ जाओ अनुच्छेद 53 पे। अनुच्छेद 53 सबसे इम्पोर्टेंट बात करता है कि हमारे भारत का एक प्रमुख होना चाहिए। प्रमुख किसका? स्टेट का, राज्य का। और यहाँ पर ये मत कंफ्यूज होना कि जैसे राज्य मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अनुच्छेद 53 एक बहुत बढ़िया बात कहता है कि ये जो राष्ट्रपति जी होंगे ये प्रमुख है। लेकिन किसके प्रमुख कहलाएंगे? राज्य के। हमारे यहाँ क्या होता था कि पहले राजा वाला सिस्टम चलता था, आपको पता ही होगा कि पहले भारत के अंदर एक राजा हुआ करते थे और एक नहीं हुआ करते थे। विभिन्न इलाकों, जगहों, प्रांतों के अलग अलग राजा थे। तो क्या हुआ? राजा चले गए और राजशाही छोड़ गए। हमारे यहाँ पर जो हमने सिस्टम अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट का, संसद का, उसको कहते हैं हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय प्रणाली की सरकार। और संसदीय प्रणाली की जो सरकार है वो हमने ली है ब्रिटेन। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल बोलते हैं। उसके अंतर्गत ये आता है कि आपके पास में 2 ऐसी शक्तियाँ होनी चाहिए कि एक राज्य का हेड हो और एक गवर्नमेंट का हेड। एक किसका हेड होना चाहिए? ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास हेड होना चाहिए, एक होना चाहिए राज्य का यानी कि स्टेट का, और एक हेड होना चाहिए गवर्नमेंट का, सरकार का। अब इनमें से अपने आप बताओ कि जो राष्ट्रपति जी होंगे वो किसके हेड होंगे? ये तो अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है। दूसरी बात ये कि तो फिर गवर्नमेंट का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। अमेरिका के प्रधानमंत्री का नाम बताना। अरे वाह, प्रधानमंत्री का भी नाम बता दिया। अच्छा, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट का अर्थ ये आता है कि अमेरिका के पास में राष्ट्रपति है, सबको पता है। ओबामा थे, उनके बाद ट्रंप आए, फिर जॉन बाइडेन आए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? वहाँ के संविधान में ये चीज़ निहित है, इट इज़ रिटन कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो इन दोनों का हेड है। फिर से मेरी बात समझो, वहाँ पे प्रधानमंत्री की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता? क्योंकि राष्ट्रपति को कह दिया है कि सरकार को भी तुम ही लीड करोगे, जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री लीड करते हैं। और ये भी कह दिया है कि तुम राज्य के
हेड ही रहोगे। तो अनुच्छेद 53 हमारे यहाँ की बात करता है, उससे बात करता है कि हमारे राष्ट्रपति जी जो है वो राज्य के हेड रहेंगे, ना कि सरकार के हेड रहेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों वो बात करता है? उसके पीछे जिम्मेदार है इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनका चुनाव तो होता नहीं, ये तो सभी पता है कि लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें एमपीज चुने जाते हैं और जब वो चुन के आते हैं तो जो भी सरकार बहुमत में होती है सरकार बनाती है, बेसिक सी बात है। उसके अंदर वो निर्णय लेते हैं कि कौन उनका प्रधानमंत्री बनेगा। हमेशा माना गया है संविधान में कि जो लोकतंत्र यानी लोगों के ज़्यादा नजदीक होगा उसको हम सरकार चलाने का ज़्यादा मत देंगे अधिकार। अब होता क्या है कि राष्ट्रपति जी को चुन के आ रहे हैं इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष इलेक्शन, और कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर जी को हम लोग डायरेक्टली चुनाव में पार्टिसिपेट करके चुन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है आप लोग लोकसभा का और विधानसभा का ही वोट देते हो। इसके अलावा कुछ ग्रेजुएट बच्चे होते हैं जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का वोट दे देते हैं, इसके अलावा आप लोग तो कोई वोट देते नहीं, बाकी जो भी वोट देते हैं आपके प्रतिनिधि तय करते हैं। माना गया है कि राष्ट्रपति जी का जो वोटिंग सिस्टम है वो लोकतंत्र से थोड़ा दूर है। इसी वजह से इनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो बोला गया है, लेकिन गवर्नमेंट का हेड नहीं बोला गया है। इसी वजह से आप डिफरेंस कर पाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स ज़्यादा होती हैं और राष्ट्रपति की पावर कम होती है। अब इस चीज़ का प्रैक्टिकल आप समझ लो और एक बार फिर से मैं रिवाइज करूँ, क्योंकि हो सकता है कि बात है सबके ऊपर से बहुत चला, ठीक है, ध्यान से। मेरे कहने का मतलब है राष्ट्रपति के दो अनुच्छेद यानी 2 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, एक 52 है और एक 53। 52 आर्टिकल 52 सिंपल सी बात कहता है कि हमारे पास एक राष्ट्रपति होना चाहिए, हमारे पास हर 5 साल में एक राष्ट्रपति आ जाता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं 2 आ जाता है, एक ही आता है। अनुच्छेद 53 बात करता है कि जो भी राष्ट्रपति बनाओगे वो तुम्हारे यहाँ कार्यकारी राज्य का हेड कहलाएगा। ही मस्ट बी हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, सारे काम करने वाले लोकसभा राज्यसभा कोई भी होंगे सबकी जवाबदेही किसके प्रति होगी? राष्ट्रपति के प्रति। ऐसा क्यों हम करते हैं कि राष्ट्रपति की पावर की तो बात करते हैं, राष्ट्रपति सबसे ऊपर आते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर की ज़्यादा पावर हो जाती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ज़्यादा पास है, ज़्यादा क्लोज है, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो पद है वो लोकतंत्र के ज़्यादा नजदीक नहीं। यहाँ पर कोई डाउट? ये चीज़ क्लियर हो गई? अगर ये चीज़ क्लियर हुई तो आप लिख के आ सकते हो, मेंस का उत्तर आपसे पूछा जाए कि यहाँ के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो आंख बंद करके लिख देना कि अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ ज़्यादा पावरफुल हैं। ऐसा चार्ट बनाना और लिखना कि भारत के राष्ट्रपति को इन दोनों में से सिर्फ राज्य के हेड की भूमिका निभाई जाती है, जबकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट का हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। परंतु अमेरिका के अंदर ये दोनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं। बात समझ में आ गई? हमारे यहाँ राष्ट्रपति को हम बार बार चुन सकते हैं। मान लो इस बार इलेक्शन हो गया, इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो क्या हम दोबारा इनको रीअपॉइंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अनुच्छेद में प्रावधान दिया हुआ है, आई थिंक अनुच्छेद 56, ठीक है, ये दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या राष्ट्रपति के पद पर होने के बावजूद रिटायर हो गया उसको भी हम दोबारा चुनेंगे। अमेरिका में कंडीशन दूसरी है। अमेरिका में ओबामा 2 बार जीत के तीसरी बार जब बनने पे आए तो उन्हें संविधान में रोक दिया, उन्होंने कहा बहुत मेरे लिए साफ होते अब तो इससे ज़्यादा नहीं। असल में दिक्कत वहाँ पे ये है कि वहाँ पर जो राज्य है वो केंद्र के मामले में उतने मजबूत है जितना केंद्र में, और हमारे यहाँ केंद्र ज़्यादा मजबूत है लेकिन राज्य ज़्यादा मजबूत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, हमारे राष्ट्रपति जी को शक्तियाँ तो बहुत सारी दे दी, लेकिन उसके साथ ही हमारे राष्ट्रपति जी को मजबूरी दे दी। आर्टिकल 74 के बारे में जानते हो? नहीं जानते तो मत जानो, मैं बताता हूँ। जब राष्ट्रपति जी का, ठीक है, संविधान के अंदर पद डाला गया तो उसके साथ एक और अनुच्छेद जोड़ा जाता है जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 बात करता है केंद्र में मंत्रिमंडल की, इसकी बात करता है, या मंत्री परिषद भी आप कह सकते हो। यहाँ पर जब संविधान ओरिजिनल बनके तैयार हुआ तो दिक्कत ये आई कि पहले राष्ट्रपति जी जो थे वो एकदम स्वतंत्र थे, उन्हें पूरी आज़ादी मिली थी कि तुम कोई भी फैसला ले लो और तुम्हारा फैसला जो है वो इंडिपेंडेंट फैसला होगा, उसको कोई बात नहीं करेगा, उसको कोई नहीं। लेकिन एक ऐसी लेडी आई जिसको ये सब पसंद ही नहीं था, एक ऐसी लेडी आई जिसको ये सब पसंद ही नहीं था। उसे लगता था अच्छा राष्ट्रपति खुद से चले, हम पागल, हम सरकार में क्या है, हम हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं
और बड़े हैं राष्ट्रपति जी अपनी भूमिका अदा करने के लिए। उसने क्या करा, आप संविधान के अंदर एक संशोधन करते हैं और वो संशोधन अपने आप में एक छोटा संविधान बोला जाता है। 42 में संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूँ तो वो इतना खतरनाक संविधान संशोधन था कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे संविधान के अंदर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्रिमंडल की पद को क्या क्या ले सकते हैं, अपने पास कितनी पावर ले सकते हैं, इसी की कोशिश करी। ठीक है, इसका उदाहरण आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति जी जिनके पास अनुच्छेद 74 के अंदर अपने विचार अपने विवेक से शक्तियां लेने का निर्णय था, इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने कह दिया नहीं, आप कंपलसरी रूप से 42 में संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देगा उससे बाध्य होंगे, उससे बाध्य होंगे। ठीक है, अब दिक्कत ये आ गई कि राष्ट्रपति जी ने कहा है ये तो मेरी पावर पर है, मेरी तो पावर ही नहीं है। अब मान के चलो राष्ट्रपति जी के पास में एक पावर होती है जिसको बोलते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123। यहाँ तक कि उनको इतना मजबूर कर दिया गया कि आप कोई अध्यादेश, कोई इमरजेंसी आपातकाल परिस्थिति, अगर आप किसी भी व्यक्ति की फांसी की खारिज कर रहे हैं, अगर आप सांस नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपको किसकी परमिशन चाहिए, आपको चाहिए यूपी की, यानी यूनियन केंद्र के मंत्रिमंडल। ठीक है, हुआ क्या कि 1976 का टाइम था, सबको पता है कि इमरजेंसी 21 महीने चली। ये भी एक तथ्य है, इसको याद रखना। भारत में जो आपातकाल चला था, इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो कितने महीने चला था, 21 महीने चला था। अब जब 21 महीने का टाइम बीता तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट चेंज हुई तो आ गई 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी। ठीक है, अब इन्होंने भी संविधान के अंदर संशोधन करे, इन्होंने संशोधन संविधान के अंदर इसलिए करे, इनका मानना था सारे काम अगेंस्ट करने की इंदिरा जी ने करे। अब अगर इंदिरा जी ने राष्ट्रपति की शक्तियाँ छीनी हैं तो मोरारजी देसाई वाली सरकार का सबसे पहला कार्य क्या होगा कि राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ वापस दी जाए। लेकिन ये भी फेयर मेंबर्स है, जब इन्होंने बैठ के संविधान उलट के लिखा, ठीक है, तो इन्हें समझ के ये आया कि यार मैं खुद प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरे पास ज़्यादा शक्ति रहेगी और उसके पास कम शक्ति रहेगी, तो जो घाटा है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 44वां संशोधन जो संविधान के अंदर हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसमें उन्होंने शक्तियाँ तो इतनी नहीं ली कि 42वां संविधान संशोधन पूरी तरीके से खत्म कर दिया हो राष्ट्रपति के खिलाफ, परंतु ये कह दिया कि राष्ट्रपति अगर आप किसी भी मामले पे पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिमंडल की सलाह को वापस भेजना चाहते हो तो एक बार भेज सकते हो। कितनी बार? बिल्कुल सही, एक बार लौटा सकते हो। तो इन्होंने एक बार अगर कोई बात लौटा और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल ने वह सलाह वापस निकल के कागज पर भेज दी कि नहीं हम तत्समत नहीं होंगे, यही सलाह नहीं माननी पड़ेगी, तो राष्ट्रपति जी जो है वो बाध्य। ठीक है, इन्होंने बस एक अटेम्प्ट किया था, ये अटेम्प्ट इनका फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो गया। ठीक है, अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज़ एक और आती है, अनुच्छेद 74 के साथ अनुच्छेद 78 भी पढ़ा जाता है। जहाँ भी आप लोग आर्टिकल 74 पढ़ेंगे वहाँ 78 जरूर। ठीक है, अब चलो एक सवाल हो जाते हैं और मेरे तरीके से राष्ट्रपति एक बार कैसे नहीं सकते, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज बहुत बोरिंग होती है। अभी तक बीडी बासु और लक्ष्मीकांत पढ़ा रहा था, देखो केंद्र के अंदर एक राष्ट्रपति होता है और अधिकतर जब चाहे प्राइम मिनिस्टर अपने आप में सारी पावर का प्रयोग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कौन सा संशोधन कर दिया था? 42वां संविधान संशोधन। उसके तहत राष्ट्रपति जो है उसकी शक्तियां हमने कटेल कर दी। क्यों कटेल कर दी? भैया तुम सिर्फ और सिर्फ नाम मान के हेड हो, तुम्हें अगर ज़्यादा शक्तियाँ दे देंगे तो तुम राष्ट्र के रूप में, सदाचार के रूप में, दुनियादारी के रूप में ऐसी चीज़ें लागू कर दोगे, फिर मैं प्राइम मिनिस्टर जिसने अपने दम पे पूरी सरकार बनाई उसका कोई फायदा नहीं करेगा। अच्छा, दिक्कत यह है कि इंदिरा गांधी जो है ना वो बहुत चूजी महिला है। चूजी महिला का मतलब समझते हो? चूजी महिला का मतलब ये होता है कि उनका डिसाइड था कि मुझे मंडे को बहुत साड़ी पहनेंगी, अगर वो साड़ी नहीं पहनेंगी तो वो अपने चैम्बर से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, और यहाँ तक कि वो अपने साथ में एक एस्ट्रोलॉजर भी रखती थी, उनके बारे में आप जीत की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आएगा। तो इंदिरा जी का इंसिडेंट ये था कि इंदिरा जी इस तरीके की लेडी थी, वो भारत के हित में काम तो बहुत करना चाहती थी, और अगर आप किसी भी पुराने अपने दादाजी से पूछोगे तो वो आज भी कांग्रेस के सपोर्टर कहीं ना कहीं निकल ही आए। ठीक है, भले ही उन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए जो है वो नसबंदी कराई, क्योंकि इन्होंने ऐसा नियम ला दिया था कि अगर सरकारी नौकरी किसी को करनी है और तो नौकरी में हो तो आबादी कम बढ़ रही, तो इनका सीधा नियम था।
अभी भी हमारे योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर चीखते रहते हैं 24 करोड़ आबादी हो गई है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, 2 से ज़्यादा पालन करो, ये सीधे बोले उठी नसबंदी करा, ऐसे नहीं होना। उठाओ ऑफर दे दो, इफ़ यू वांट जॉब देन कम टू हॉस्पिटल, इफ यू डोंट वांट जॉब देन सिट एट होम। तो भैया आगे प्लान रखिए, ठीक है। अब ये चीज़ें कैसे पता है, हमारे भी दादा जी पता है। तो दादाजी ने कहा सारी बातें बताई कि बेटा ऐसे ऐसे करके होता था उस जमाने में, ऐसा ऐसा हुआ। खैर इस पर रिसर्च करिए। तो इंदिरा गांधी को इसलिए कहा जाता है शी वाज अ वेरी रिजिड, वेरी स्ट्रिक्ट लेडी। उनके जो मन में आता था वो कर देते थे। पूरा का पूरा संविधान इस महिला ने उठा के ऊपर लिख दिया। लोगों ने कहा अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, उसकी कुछ गरिमा लिखी है। बोली मैं तो कह रही हूँ मुझे मेरी शक्ति चाहिए। अगर उसका मन करता वो लेडी जीवित रहती तो हो सकता है बैठी रात में पार्लियामेंट खुलेगी, दिन में पार्लियामेंट बंद रहेगी। इसलिए उनको कहा जाता है शी इज अ वेरी रिजिड लेडी। और कभी भी यूपीएससी उनको लेकर सवाल नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर आप उनके बारे में लिखोगे तो अच्छी चीज़ें लिखोगे, और अगर आप खराब चीज़ें लिखोगे तो फिर अवेला हो जाएगी सरकार। तो इसलिए यूपीएससी बहुत समझदार है, वो उन टॉपिक्स पे कभी बात नहीं करता है जो टॉपिक विवादित हो, ठीक है। अगर आज की डेट में माननीय मोदी जी जो हैं उनको लेकर बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है कि उन्होंने सब कुछ अपने अंडर में कर दिया है, वोटिंग भी वो करा रहे हैं, ऐसा लोग आरोप करा रहे हैं, नहीं करा रहा ऐसे न्यूज़पेपर वाले करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग उनका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, कितनी भी ईवीएम हो जाए, कुछ भी हैक हो जाए, बट वी कैन नॉट राइट एनीथिंग इन नेम्स आंसर राइटिंग क्वेश्चन। आपने लिखा नहीं तो वहाँ पे जो प्रोफेसर साहब बैठे बोले वो राज्य सरकार की नौकरी, केंद्र सरकार की नौकरी करने जा रहे हो और मीडिया नहीं कर रहे हो, तो वही हो गया कि जिस थाली में खा रहे हो उस थाली में छेद कर रहे हो, काटो तुम। तो ये सिस्टम होता है। इंदिरा गांधी जी ने इसलिए राष्ट्रपति जी के पद की गरिमा को पूरा का पूरा हिला दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब आ जाइए अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 78 पे। देखो ठीक है, 5 साल इनका सवाल ये है कि राष्ट्रपति जी खुदा ना करे या अल्लाह ना करे भगवान ना करे अपने पद पे विराजित है और अचानक ही उनको हार्ट अटैक पड़ा, तो मैंने तो राष्ट्रपति बनने का सोचा ही नहीं था, मैं तो बन गया, अब हार्ट फेल हो गया। तो ये कहने का अर्थ है कि अब उनकी जगह पे उनकी कुर्सी कौन संभालेगा। थोड़ा सा मैंने बनाया था बच्चे के आगे इसी टॉपिक पे आ रहा है और आपको हिदायतुल्लाह से मिलवाऊंगा जो कि लखनऊ में पैदा हुए थे और उन्होंने एक कार्यकाल संभाला। ये आगे है, चिंता ना करो, ठीक है। नाउ 74 और 78 आर्टिकल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब राष्ट्रपति जी के पास में एक छोटी सी शक्ति और, ठीक है, जो लूसेंट में नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति जी के पास 74 के साथ 78 की शक्ति भी है जो लूसेंट की पुस्तक में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इतना पढ़ते ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 78 एक बात कहता है, आर्टिकल 78 सिर्फ एक सिंपल सी बात कहता है कि किसी भी मामले में राष्ट्रपति बाध्यता है मंत्रिमंडल की एडवाइस लेने के लिए, लेकिन क्या राष्ट्रपति खुद से बुला करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई एडवाइस ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। जब तुमने हर मामले में मुझसे सलाह लेने का प्रावधान नहीं रखा है तो फिर मैं क्यों अपनी बेइज्जती कराऊं? तुमको खुद ही ना बुला लूँ कि आ जाओ आदमी मुझे सलाह दे। इसी के साथ एक प्रावधान उनको और दिया गया है जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 78। इसके अंदर ये दिया गया है कि कभी भी राष्ट्रपति किसी भी मंत्रिमंडल के किसी एक मंत्री से, किसी एक प्राइम मिनिस्टर की होता है या किसी भी व्यक्ति को बुला करके डांट सकते हैं, हड़ताल लगा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मैंने तुमको जो काम बोला था उसको तुमने अभी तक मुझे सलाह क्यों नहीं दी और वो सलाह तुम्हारी कहाँ तक पहुँची है। ये इसलिए डाल दिया गया क्लॉज ताकि राष्ट्रपति को भी लगे कि हाँ मैं उसको राइट। अगर ये भी शक्ति संविधान निर्माता नहीं डालते तो फिर सोच लो कैसे क्या हो जाता है। तो अनुच्छेद 78 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर प्रेसिडेंट को एक लाइबिलिटी मिलती है और 74 के अंदर प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है। नहीं समझे? फिर से समझ लो। 74 के अंदर हमारा जो मंत्री परिषद होता है और मंत्री परिषद का प्रधान प्राइम मिनिस्टर होता है, वो बाउंड है, एडवाइस देगा, हर मामले में एडवाइस देगा, 42 में संविधान संशोधन रहता है। लेकिन 78 में प्रेसिडेंट जी की लाइबिलिटी है, वो मंत्रिमंडल से कभी भी बुला के किसी भी मामले में राय ले सकते हैं।
एक में खुद राय देने को तैयार है और एक में राष्ट्रपति कह रहे हैं नहीं नहीं आओ, अभी तक तुमने राय नहीं दी। यहाँ पर आओ, जब भी इसको हटाने का अभी तक कोई संविधान संशोधन नहीं कराया कि अगर करना चाहे तो कर सकते, राष्ट्रपति नहीं कर सकते, क्यों नहीं हटा सकते? बिल्कुल हटा सकते, लेकिन इनके जो हटाने की विधियां ऐसा नहीं है। जब भी अगर किसी मंत्री को रिमूव करना होता है तो ये मंत्रिमंडल की एडवाइस की बात होती है, लेकिन कुछ ऐसे ग्राउंड हैं जैसे अगर वो लाभ कम लेके चल रहे हैं और ये बात पता चली तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, जैसे गवर्नमेंट गवर्नर होता है, ठीक है। और वैसे तो इनकी जो आप बताना चाह रहे हो वो बहुमत से पास होता है, उसकी कंडीशन वो भी मांग, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखो, चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब राष्ट्रपति जी की इतनी देर से बात कर रहे हैं, जरा राष्ट्रपति जी की योग्यता के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल है। चलो बताओ, हमेशा पढ़ते आए हो? कितने वर्ष की आयु? अच्छा, 35 और ये कोड वर्ड याद करने का काम आएगा, 35 LOC, 35 LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पढ़ा है ना, पिक्चर भी आई थी इस पे, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC आई थी, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए याद रख सकते हो 35 LOC। और ये हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रपति जी की। आयु 35 साल होना चाहिए सबसे पहली चीज, 35 साल से ऊपर ही होंगे, अगर वो बिल्कुल 35 साल के हैं एग्जैक्ट तो भी मान्य हो जाएंगे, लेकिन 35 साल से जो छोटे होंगे तो नहीं चलेगा। दूसरा क्राइटेरिया ये आ जाता है कि वह सभी योग्यताएं पूर्ण कर रहे होंगे जो कि जरूरी होती है लोकसभा में सदस्य बनने हेतु। अब मेरा सवाल प्यारे बच्चों आपसे ये है कि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आयु होती है 25, तो फिर जब हम कह रहे हैं कि इस योग्यता को ये पूर्ण करें तो इन महाशय की आयु 35 क्यों चाहिए? सवाल साफ है। लोकसभा में मिनिमम सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष चाहिए होती है। राज्यसभा का तो कोई रोल ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये तो आप लोग अनुच्छेद के अंदर पढ़ ही सकते हो, इनकी योग्यता को लेकर सब दिया हुआ है। मेरा सवाल इतना है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए होती है और यही क्राइटेरिया रखा गया है, तो फिर इनकी आयु 35 क्यों करेंगे? दूसरा आ जाता है कि ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ के पद पे नहीं होंगे। और तीसरा क्या आ जाता है? सिटीजनशिप, नागरिकता। बना दो किसी पाकिस्तानी को यहाँ का राष्ट्रपति, बताएं तो तुम्हें, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप की बात है। सवाल फिर से वही है कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, तो फिर राष्ट्रपति को 35 वर्ष रख देना, उनके साथ अंतर भेदभाव काहे कर रहे हैं? और कोई सवाल? इनके कहने का मतलब ये है कि कम से कम उनको 2 चुनाव का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। कि 25 साल में चुनाव लड़ने होंगे या कम से कम 1 चुनाव का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। बिल्कुल सही ग्राउंड। कोई और ग्राउंड? कोई और ग्राउंड? हाँ, बताओ, सोच लिया नहीं सोचा? 25-35 का खेल नहीं समझे? नहीं समझ में आया? आएगा भी नहीं समझ। चलो मैं इनके कहने का मतलब यह है कि लोकसभा के सदस्य पद पर बनने के लिए सारी योग्यता रखता हो, ना कि लोकसभा का सदस्य हो। शब्दों पे ध्यान दें। शब्दों पे ध्यान देने का मतलब ये है कि उसमें जो भी व्यक्ति सदस्य बनने की योग्यता रखता है, अगर वो पहली बार में चुनाव लड़ेगा तो संभव नहीं है वो जीत गया हो सकता है वो हार जाए। ऐसे व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस हो गया होगा, उसकी एज भी बढ़ जाएगी। तो इनका मानना ये है कि जरूरी नहीं है सफल हो जाओ, अगर तुम लोकसभा का सदस्य बनने का ट्राई 25 साल की आयु से हार हो तो तुम्हारे उस एक्सपीरियंस की वैल्यू करते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 साल के व्यक्ति को लेके आते हैं। दूसरी बात एक और भी आप कह सकते हो कि लोकसभा की जो आयु होती है 25 वर्ष की, बहुत यंग और डायनेमिक मानी जाती है। और राष्ट्रपति ज़्यादातर मायने में अगर देखा जाए मोरालिटी के आधार पर तो ये ऐसा व्यक्ति चुनना चाहते हैं थोड़ा शांत स्वभाव, जिसको लीड कराया जा सके। अब पता चला कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए
बहुत तेज प्रकार मान के चलो कि 27 साल का कोई युवा हम ही कौन, ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति साहब ये चाइना जो है इसके संबंध में और पाकिस्तान के संबंध में आपको नींद निकालिए, हम तो कहेंगे नक्शे से मिटाओ सब, यही तो कहेंगे। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है यहाँ पे हमें ऐसे व्यक्ति को चूज करना पड़ जाता है जो मेंटली थोड़ा स्टेबल हो, जो मेंटली ऐसा ना हो कि मतलब इनका नीड और इनका प्रोवोकेशन में कोई फैसला ले ले। अच्छा एक चीज़ और, अब यहाँ से यूपीएससी प्री का एक क्वेश्चन बनता है, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो ये बताओ लाभ का पद क्लियर है सब? लाभ का पद मैं कई बार बता चुका हूँ। लाभ का पद का मतलब ये होता है कि आप कोई भी ऐसा पद ग्रहण नहीं करेंगे जिसमें आप राज्य सरकार के ऑलरेडी किसी चीज़ में पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर सिंचाई विभाग के आपको मंत्री बनाते हैं राज्य, आप राज्य मंत्री, ठीक है, और राज्य मंत्री होने के साथ साथ आप जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको रेजिग्नेशन देना होगा क्योंकि वो लाभ का पद बोला जाए, ठीक है। लेकिन कई केसेस में जैसे कि हमने देखा था हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के केस में कि वो प्रोफेसर बन के अपना पढ़ाना कंटिन्यू कर लेते तो उसे लाभ का पद नहीं देना चाहिए क्योंकि उससे राज्य सरकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब समझते हो? वेरी गुड, अयोग्यता। मैंने एक सवाल आपको दिया यूपीएससी प्री में और मैंने ये बोला कि किन ग्राउंड, किन आधारों के चलते कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अयोग्य साबित हो जाएगा, ठीक है। पहला मैं लिख रहा हूँ लाभ का पद, ठीक है, और दूसरा मैं लिख रहा हूँ लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दिवालिया। दिवालिया का मतलब इंग्लिश वालों बैंकरप्ट, एक भी पैसा नहीं है आपके पास, ये सरकार ने डिक्लेयर किया, ठीक है। अब इसमें से आप ये बताओ कि ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जो किसी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से रोक रहे। दिवालिया है, मान लिया दिवालिया, अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो भी उसको ग्राउंड रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। लाभ का पद, लोकसभा का सदस्य है, लाभ का पद, इन दोनों ग्राउंड को अच्छे से देखो और कोशिश करो देने की। फिर आपको एक टर्निंग पॉइंट बताता हूँ मजेदार। क्या ये चारों मैं टिक कर सकता हूँ डिस्क्वालीफाई करने के लिए? चारों टिक कर सकता हूँ। अगर यूपीएससी इतने आसान सवाल देने लगेगी तो फिर पैट से सीधे यूपीएससी का प्री निकालो, देना पड़ेगा। लाभ का पद माना, अब देखो लोकसभा का सदस्य एक ऐसी पदवी है जो पहली बात तो लाभ का पद नहीं होता, ये भी अपने दिमाग से निकाल देना। दूसरी बात ये है कि ये महाशय बाकी सारी चीज़ों को कैंसिल कर दें, बाकी सब जगह से रेजिग्नेशन दे दें, चलेगा, लेकिन अगर यहाँ से रिज़ाइन नहीं देंगे और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने पहुँच जाएंगे तो अयोग्य साबित नहीं होंगे। मेरी बात समझो, क्योंकि ये इन्होंने यहाँ पर इम्पोजिशन कर दिया है कि आप उसके सदस्य हो भी सकते हो या सदस्य बनने के लिए भी अगर आप एलिजिबल हो तो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हो। इसको और अच्छे से मैं समझाता हूँ। मान के चलो कोई व्यक्ति जो है वो लोकसभा का सदस्य है, ऐसा समझो, और अगर लोकसभा का सदस्य होते होते उसने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए सोचा और अगर उसने रेजिग्नेशन दे दिया तो फिर यहाँ से भी गया और वहाँ से नहीं जीता तो वहाँ से भी गया। अब आप लोग मुझे खुद बताओ कि लोकसभा के इलेक्शन के अंदर अगर कोई सदस्य चला जाता है तो वो कैसे आता है दोबारा? बाई पोल इलेक्शन के जरिए। आसान तो नहीं चुनाव, आप भी जानते हैं। इस वजह से इस पद के अंदर कोई भी व्यक्ति इस पद पे रहते हुए इलेक्शन को कंटेस्ट भी कर सकता है, अपनी पावर को होल्ड भी कर सकता है। नहीं समझे फिर समझिए। लेकिन लाभ के पद पे जो व्यक्ति है अगर कोई भी है तो सबसे पहले उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। चलो आसान सिचुएशन में समझाते हैं। यहाँ से जैसे पंजाब है, पंजाब भारत के अंदर एक कमीशन हुआ करता था, आपको नीति आयोग हो गया है कि नीति आयोग की चेयरपर्सन, नीति आयोग सब जानते हैं, किसी को कोई डाउट? नीति आयोग सबको पता है, ये नीति आयोग के चेयरपर्सन थी। इनके दिमाग में ख्याल आया कि मैं नीति आयोग का चेयरपर्सन हूँ और मैं लोकसभा का प्रतिनिधि बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए भी हूँ, तो मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेता हूँ। तो अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का नीति आयोग है तो तुरंत छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के राष्ट्रपति के चुनाव में कंटेस्ट कर सकते हैं, वहाँ जाकर के अपना
पास दे सकते हैं। अब दूसरे केस में उनके पास नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये मेंबर ऑफ किसके हैं, लोकसभा के। तो मेंबर ऑफ लोकसभा बने रहने के साथ साथ ये अपना नाम राष्ट्रपति पद के लिए दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, वहाँ से त्याग नहीं करना पड़ेगा। वैसे नहीं, लोकसभा मैडम लेजिस्लेटिव में आ जाता है। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका और लाभ का पद नहीं है, इसीलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर ऐसे टिक करके दिखाई थी कि लोकसभा के सदस्य लाभ के पद में नहीं है। अगर ये लाभ के पद में इसका बहुत आसान है, इसका ये है कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग नहीं किसी भी पोस्ट के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से चुनाव आयोग करता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट इसको रिकमेंड करते हैं कि तो बताओ लाभ का पद क्या है, ये ध्यान रखिए। प्रावधान प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, इलेक्शन कमीशन बताएगा कि लाभ का पद क्या होता है, क्योंकि वही ना चुनाव लड़वा रहा है। देखो ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा पूछ लो, लेकिन कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मेंस और प्री के आंसर के समय पे बैठे बैठे कोई गाना ध्यान आ रहा हो ये नहीं। राज्यसभा के सदस्य का कोई मतलब नहीं, राज्यसभा के सदस्य से रेजिग्नेशन। क्वेश्चन दोबारा लेने एक बार फिर से पूछें, दिमाग में हो सकता चला जाए, नहीं जाए तो करेंगे। चलो, मैंने ये पूछा कि राष्ट्रपति पद के लिए मान के चलो मुझे खड़ा होना है, तो सबसे पहले जब मेरी हिस्ट्री चेक होगी, मेरा बैकग्राउंड चेक होगा, तो ये देखा जाएगा कि मैं किसी लाभ के पद पे हूँ, तो पता चला होगा कि भैया अभी तक हेड में हूँ जो राज्य सरकार सीधे सीधे योजना दे रही है, तो सबसे पहले तो मुझे लाभ के पद से रेजिग्नेशन देना होगा, सबसे पहले दे दिया मैंने रेजिग्नेशन। अब आगे पार्टिसिपेट करने से पहले अब चलो ये तो ठीक नहीं, उसके अलावा ये देखा जाएगा कि मैं दिवालिया तो नहीं, बैंक तो नहीं हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपये की जमानत जमा करनी पड़ती है, जिसपे पहले ही क्वेश्चन हो चुका है कि इस सलाह वाला व्यक्ति के रुपया लेने को क्या 15,000 और क्या राष्ट्रपति। तीसरी चीज़ और आ जाती है, अब ये दो मान के चलो मैं कहीं पे लोकसभा का सदस्य बन के बैठा हूँ, ठीक है, मुझे पता चलता है राष्ट्रपति चुनाव आ रहा है, तो फिर क्या मुझे उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? बिल्कुल आपको इस्तीफा नहीं, आप सीधे जाओ पार्टिसिपेट करो। जिस दिन आप राष्ट्रपति पद पे चयनित हो गए, आप सेलेक्ट हो गए, आपको सबसे पहला काम यहाँ पे आप रेजिग्नेशन बिल्कुल देंगे। और इसका उदाहरण ऐसे भी आप देख सकते हो, एक छोटा सा उदाहरण ये देता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश में हमारे तो बड़े चुनाव की बात हो जाती है, छोटी सी अगर बात करें तो माननीय अखिलेश यादव जी 2 जगह से एमपी की जगह से एमएलए थे, उनको एक सीट छोड़नी पड़ती है। आप डबल पावर जो है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग हो सकता है लेकिन इसको उसी दिन नाम, अगर उसी दिन हो रही है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि जो ऑफिस की टाइमिंग है इसका ऐसा कोई केस हुआ नहीं जब तक इसका थिंकिंग करो, क्वेश्चन निकालो। मतलब क्या बात है, राष्ट्रपति पे गाड़ी बहुत तेज चल रही है, क्या चक्कर है? राष्ट्रपति पढ़ चुके हो क्या पहले से? ऐसे नहीं पढ़ा होगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन नहीं अनुच्छेद के तरीके से देखो, बाकी एग्जाम में काम आ सकता है, लेकिन जब तक कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं करोगे काम नहीं आएगा। चलो चलिए अब आगे बढ़े। चलो
यहाँ से अब कन्फ्यूजन में मत रहो। आप में से कौन जानता है कि टेबल ऑफ प्रीसीडेंट होती है? प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा हूँ, टेबल ऑफ प्रीसीडेंट। अब राष्ट्रपति जी की दुविधा पे बात कर लेते हैं। लेकिन मैं लिख रहा हूँ, एक वर्ड लिख रहा हूँ, उसका आप लोग अर्थ निकालोगे तो आप लोगों को मजा आएगा। टेबल ऑफ PRECEDENT, इसको कैडर भी बोल सकते हैं या फिर पद भी बोल सकते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि राष्ट्रपति जो है उसको रैंक दी जाए तो वो राष्ट्र के अंदर कौन सी रैंक है? बिल्कुल सही बात। और इसीलिए राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? भारत का प्रथम। अच्छा, तो फिर उपराष्ट्रपति कौन से नंबर पे है? प्रधानमंत्री कौन से नंबर पे है? कौन से? तीसरे, दूसरे पे प्रधानमंत्री। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से नंबर पे आए? लोकसभा का स्पीकर कौन से नंबर पे आएगा? और राज्यसभा का स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। कंफ्यूज मत होना कि उसको अलग लिखो, इसको अलग लिखो। जहाँ वाइस प्रेसिडेंट आएगा वह राज्यसभा का अध्यक्ष है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से नंबर पे आता है? आज का टॉपिक है राष्ट्रपति जी का दुख। राष्ट्रपति जी का दुख, उनकी समस्या है। राष्ट्रपति ये बोले कि यार किसी बात नहीं बताओ कि मैं सबसे हेड में रहता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे सबसे टॉप की पोजीशन पे रहता हूँ, लेकिन ऐसा क्या है जो प्राइम मिनिस्टर जो है मुझसे ज़्यादा वॉलंटियर करके होता है? ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? और अगर प्राइम मिनिस्टर का चुनाव जो है वो डायरेक्टली पब्लिक करके सरकार बना करके भेज रही है तो उसकी पावर ज़्यादा है, तो मेरी भी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। खत्म करो मेरा चुनाव भी ऐसे कराओ डायरेक्टली। तो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट करा, बात तो ठीक है, लेकिन सर ये पॉसिबल नहीं है। तो बोले क्यों यार, क्यों पॉसिबल नहीं? संविधान में खत्म कर देते। तो मैंने कहा सर ये इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे भारत के अंदर चलता है पद का टेबल, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट, और इस टेबल ऑफ प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट आते हैं नंबर 1 पे, दूसरे पे आते हैं उपराष्ट्रपति जी, और तीसरे पे आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। अब आपने ये सोचो, ये बात कर रहे हैं कि मुझे चुनाव करके इनके लेवल पे ले आओ। चलो मान लो मैंने संविधान के अंदर संशोधन कर दिया, मैंने राष्ट्रपति जी से कह दिया कि ठीक है सर, आपके चुनाव के जो संशोधन है उसको करा करके प्राइम मिनिस्टर की जगह पर आपको रख देता हूँ। अब आता है सीन बहुत तगड़ा होता है। अब समझो, अब मुझे ये बताओ, एक देश में 2 राष्ट्रपति या 2 प्राइम मिनिस्टर की स्थिति बन रही है, किसकी मांग? नहीं समझे? राष्ट्रपति जी ने कहा कि मेरा चुनाव जो है वो डायरेक्ट तरीके से करा दो, जैसे BL के बराबर मुझे ला करके रख दो, क्योंकि मुझे ज़्यादा पावर चाहिए। लेकिन उनका दुख है, सारी पावर्स होने के बावजूद भी उनको जब तक उनके मंडल उनके जाकर नहीं काम में रहते कि सर ऐसा कर दो, तो वो कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे सशक्त होना है, मुझे अपनी शक्तियों का अधिकार करना है, खुद से मजबूत बनना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, हमारे भारत के अंदर एक पद की टेबल है जिसमें आप नंबर 1 पे, चलो आप नंबर 3 पे आना चाह रहे हो, आ जाओ, या फिर इनको नंबर 1 पे रखना चाह रहा है, रख दो। तो कभी भी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तब आप लिखेंगे कि ये हम इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि तब हो जाएगा विच इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ या आपके काम में आना चाहिए। राष्ट्रपति जो है सिर्फ उनके चुनाव की वजह से उनकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं, और प्राइम मिनिस्टर की चुनाव की पावर की वजह से, क्योंकि वो एक ऐसे सदन से चयनित होकर आते हैं। अब दूसरी चीज़ समझ लो कि राष्ट्रपति जो है वो जो चयनित होकर आते हैं वो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो चयनित होकर आते हैं वहाँ पर सीधे सीधे पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। और संविधान में सबसे ऊपर कौन है? पूरे भारत में अगर संविधान रख दिया जाए तो एक तरफ आप लोगों की पीड़ा है, और ये कहा जाए कि इन दोनों में से कौन सुप्रीम है, कौन ज़्यादा बड़ा है, तो लोग ज़्यादा बड़े हैं कि संविधान? कभी कंफ्यूज मत होना, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सुप्रीम देन एनी कॉन्स्टिट्यूशन हो, क्योंकि ये किताब बनाई गई है किसके लिए? और अगर हम इस किताब की वैल्यू खत्म करना चाहें तो वो भी इतनी आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों ने जो लोकसभा राज्यसभा का जो सिस्टम बनाया है ना, और आपने 2/2 प्रत्येक राज्य की अनुमति है, उसके पहले। और हालांकि हमारे अगर संविधान में कभी सवाल आता है कि क्या ये बुक जो है वो अनलिमिटेड है, आप लोगों ने कभी ये सोचिए कि संविधान जो पुस्तक है क्या इसको खत्म नहीं कर सकते? क्या ये बुक अनलिमिटेड है कि नहीं? इंडेफिनिट है कि नहीं?
जल्दी बताओ फटाफट, कोई टॉपिक बहुत लंबा है, चुनाव कराना खत्म कर सकते हैं अपना संविधान। हम अपना भारत का संविधान कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अखंड भारत की परिभाषा के अंदर भारत का अखंड संविधान भी आता है। बस लोग जो जो चीज़ों पर बदलाव चाहते हैं वह बदलाव संविधान के लिए किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर संविधान खत्म हो गया तो देश चलाने में बहुत दिक्कत आएगी। और अगर आगे चलते संविधान को निकाल रहा है क्योंकि पावर अल्टीमेटली लेजिस्लेटिव के पास है। ये चीज़ क्लियर होगी। चलो फिर से एक मेरा एक और क्वेश्चन अगेन है आप लोगों से, फिर से बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर की जगह पर हम राष्ट्रपति को रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि राष्ट्रपति इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का, और प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनैलिटी। इसका फंक्शनैलिटी, इसका मतलब ये होता है कि वो कार्यकारी प्रमुख बोले जाते हैं, कार्यपालिका के प्रमुख बोले जाते हैं, न कि लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख बोले जाते हैं। नींद आ रही होगी? हाँ जो आप सवाल पूछना चाहते हैं उसका उत्तर में दीजिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव बहुत महंगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पैसे की चिंता नहीं करते। लोकसभा के चुनाव में ज़्यादा भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने सही बताया कि पैसे की वजह से और कोई नहीं। और दूसरी बात ये भी है, पैसे की वजह से चुनाव का तरीका चेंज है, लेकिन पैसा इसलिए होना चाहिए कि लोकतांत्रिक सिस्टम को लोकसभा का चुनाव इसलिए कराते हैं फर्स्ट पास, क्योंकि पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं बचता वोट तरीका है। और आपको ये पता होगा कि 84 से 2024 से पॉपुलेशन अगर हम एक बार पॉपुलेशन को गिनेंगे, सारी चीजें परिवर्तित करेंगे, तब जाने के बाद चुनाव ऐसे ही ऐसे पॉपुलेशन को एक साथ चुनाव के लिए देखा होगा जो आसान है, ऐसा पहले लेकिन 2026 के बाद जो भी पहले जनसंख्या होगी, गणना होगी, उसी के आधार पर इसी के सेक्टर में आज जो है वो स्टेशन पहले ही पूछ ले रहा है कि सर ट्रेन कहाँ तक आ रही है। अब अगला सवाल है इनका कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, हम उसी पे आ रहे हैं। आप लोगों ने जो सवाल दिए हैं वो राष्ट्रपति जी का चुनाव है, मंत्री को कैसे हटा सकता है, कौन सा वोटिंग सिस्टम होता है, ये सब तैयार है। बस थोड़ा सा सब्र करिए, धीरे धीरे कंसेप्चुअल नॉलेज देना ज़रूरी है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? पूछूँ सवाल? चलो भैया सवाल का जवाब दें। राष्ट्रपति अपने ऑफिस में यानी अपने कार्यकाल जो होता है कितने वर्षों के लिए होता है? अच्छा चलो, अब 5 साल वाला जो कार्यकाल है उसमें बात ये आपके लिए मैं 4 कंडीशन देता हूँ, 4 कंडीशन देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला शपथ, पूर्व राष्ट्रपति जी चले गए अपने घर यानी ऑफिस छोड़ दिया उस दिन से, ठीक है, जिस दिन से चुनाव हुए, जिस दिन चुनाव का नतीजा आया। क्वेश्चन दोबारा समझ लो, मेरे कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो है वो 5 साल के लिए चयनित होकर आते हैं, ठीक है। 5 साल बाद उनकी घर वापसी होनी है, जैसे भी रामनाथ कोविंद जी की हो गई और उनकी जगह पर द्रौपदी मुर्मू किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल किस दिन से शुरू होगा? सवाल करिए। वेरी गुड, ठीक है। अब टर्निंग पॉइंट, 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है, 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं शपथ की डेट से, ठीक है। होता क्या है कि अभी तक भारत के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है। इनके तो 5 वर्ष पूरे हो गए, तो क्या ये घर चली जाएंगी, इनकी जगह राष्ट्रपति आ जाएगा, या फिर ये उस कार्यभार को जारी रखेंगे? उस कार्यभार को बिल्कुल यहाँ पे दिक्कत। चलो अब आ जाते हैं इनके सवाल के ऊपर। मान के चलो कि राष्ट्रपति जी जो है बीच में
3 कारणों की वजह से ये अपना पद छोड़ देते हैं या इनका देहांत हो जाता है। वैसे तो 3 रीज़न है, या तो ये कर देते हैं क्या, रेजिग्नेशन, ठीक है, डेथ हो जाती है, या फिर मान के चलो इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है। ये महाभियोग क्या होता है, इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, अभी मैं बताऊंगा किशन ने क्या लिख दिया, ठीक है। महाभियोग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम राष्ट्रपति को हटाने की भी बात करते हैं। जब हम लेके आ रहे हैं तो हटाने का भी प्रावधान है। जब भी राष्ट्रपति जी जो हैं वो किन्हीं कारणों से उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो अपने पद को चलाने में असमर्थ हो जाते हैं, बीमारी के चलते, किसी भी चीज़ के चलते टेम्पररी नौकरी नहीं होती है, तब उनकी जगह पर उनके संवैधानिक पद की जगह कौन होगा, उपराष्ट्रपति। कौन? अब सवाल ये आता है कि इस उपराष्ट्रपति को तुम क्या बोलो? अगर उपराष्ट्रपति कह रहे हो कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना रहे हो तो संविधान में सब कुछ लिखा ही है, तो उसी पद पर बैठकर आप चाहे कार्यकारी बोलो चाहे कार्यभारी बोलो, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा है, कभी भी उनको प्रेसिडेंट मत लिखो, कभी भी उनको प्रेसिडेंट मत लिखो, ये हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। इनका नाम सुना आपने, एम हिदायतुल्लाह? किसकी पद पर रहते मृत्यु हो गई थी? कौन थे? सीबीआई? कौन से नंबर के सीजीआई थे बताइए? फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बताओ, मेरा मानना ये है कि आप सब इनका नाम सुना होगा, मैं इनके बारे में बता देता हूँ। ये लखनऊ में पैदा हुए थे और ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं 11वें नंबर पे, ठीक है। लेकिन कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट क्यों है। इन्होंने किसका पद धारण किया था? राष्ट्रपति का पद धारण। लेकिन ये बताओ कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसकी डेथ हो गई थी, जिसके हटने पर इन्होंने कार्यभार लिया था? सवाल ये आता है। बताओ बताओ। रामनाथ कोविंद? हाँ, तो किसके हटने पे? हमारे देश में तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो हैदराबाद में चले गए, ठीक है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो है उनकी जो है वो देहांत हो गया था। उनके देहांत होने के बाद में क्या हुआ था, इनको जो कि उस समय पर एक्टिंग सीजीआई के थे, साथ ही साथ हिदायतुल्लाह साहब जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे पहले। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने 2-3 बार जो है वो पद ग्रहण किया था, एक ही बार नहीं किया था। कभी आप लोग नोटिस करना कि आपने ये देखा होगा, राष्ट्रपति का अगर जो 5 साल का टेन्योर है वो सूची में एक्सपायर हो जाते हैं, तो भारत के अंदर कोई भी जो उनकी जगह लेगा, क्या उनके पूरे कार्यकाल पर शासन करेगा या उनकी जगह पर रहेगा या कोई एक सीमित समय अवधि बनाएगा? सवाल फिर से समझ लो, राष्ट्रपति जी का देहांत हो गया है, पद छोड़ दिया, असमर्थ हो गए हैं, अभी उनके कार्यकाल को शुरू हुए 1 ही वर्ष हुआ था, 4 वर्ष रहे। मेरा सवाल ये है कि मान के चलो उनकी जगह में उपराष्ट्रपति को बैठा दिया, ठीक है, क्या उपराष्ट्रपति जी बाकी के बच्चे 4 सालों के लिए शासन करेंगे? कितने के महीने, दिन या वर्षों के लिए? इस 6 महीने के अंदर मान के चलो मैंने एक उपराष्ट्रपति जी को इनकी सीट पर एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट बैठा दिया, 1 महीने बाद वो भी छोड़ के चले गए। 6 महीने के 1 महीने बाद वो भी छोड़ के चले गए, अब बचे हुए 5 महीने। तो ये बताओ कि जो नया व्यक्ति आएगा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, क्या वो दोबारा 6 महीने के लिए बैठेंगे कि 5 महीने? जब तक इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन नहीं जाएगा तो इलेक्शन आएगा 6 महीने से क्या ये सवाल है। हाँ, कितने महीने के लिए बैठेंगे हिदायतुल्लाह साहब? अब दिक्कत ये हुई कि जाकिर हुसैन साहब गए, बीबी गिरी साहब गए, और दिक्कत ये आ गई कि बीबी गिरी साहब जो है वो 5 महीने का कार्यकाल कर गए पूरा। तो हिदायतुल्लाह साहब जो बैठे थे वो 20 जुलाई 1969 से 21 अगस्त 1969 तक ही बैठे थे। ये बात आप ध्यान रखें, ये प्रमाण, इनके बारे में आप सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा।
तो ये जो 6 महीने का टाइम होता है ये इन टोटल होता है हर व्यक्ति को बुला करके तुम दोबारा से शादी की क्रिया शुरू नहीं करने दो, आओ तुम दोबारा से करो। कहने का मतलब ये है कि प्रोग्राम जो है वो 1 रात का है, तो उस 1 रात के प्रोग्राम में जितने भी लोगों को प्रोग्राम उठा लो, हमारे लिए नया प्रोग्राम नहीं रखा जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई? ये 6 महीने का टाइम पीरियड क्लियर हो गया? फिर से कोई डाउट है तो पूछ लो। सुप्रीम कोर्ट के जज का कौन बदलेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज का पद समझ नहीं आया सवाल। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आ जाएंगे तो वो तब तक इसीलिए तो एक्टिंग करते। आपके पिताजी ने आपसे कहा कि आप सब्जी के बाजार चले, आपको पता चला कि आप रास्ते में कहीं नहीं आए, क्या आपके बेटा डबल पावर प्रैक्टिस कितने निकाल का। अच्छा अब एक सवाल और आता है। हाँ चलो अब एक सवाल और ले लेते हैं आपसे। ऐसा सवाल जो है परम श्री 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 महान वैज्ञानिक 1008 लोग लेके आते हैं, ठीक है। किसी ने ये पूछा कि राष्ट्रपति साहब जो है वो नहीं है, किसी ने कहा वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, किसी ने कहा CGI नहीं है। बोले चलो अब सर को फंसाते हैं, अब बताओ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद कौन बनेगा? बड़ा काबिल बन रहा है, खुद ही गूगल कर लिया। अच्छा चलो चलो और आगे ले जाते हैं। हाँ 1.5 घंटा हो गया, आज 1.5 घंटा हो गया। नहीं 11 बजे का सीन अलग है, 10 बजे तो क्लास ही शुरू हुई। हाँ बस उसी के अकॉर्डिंग चलो। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज साहब जो सबसे वरिष्ठ हैं, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उनकी जगह जो है ये आ जाती है। चलो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ मुझे भी डाउट है। मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, क्यों भारत के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिरवा रहे हो? भारत अभी इतना आबादी में कम नहीं हुआ है कि कोई ना कोई ना मिले, उनको 33+1 में से कोई एक मिल ही जाएगा, और नहीं भी मिलेगा तो इस पद पर बहुत लोग हैं। अभी खैर ऐसी स्थिति नहीं बनी है। भारत के अंदर बैक टू बैक ये सभी के सभी पद खाली हैं। और अगर ऐसा आ गया, किसी दिन ऐसा पद आ गया तो समझ लेना 2012 वाली स्थिति दोबारा आ गई है, देश नष्ट हो गया है, सारा सामान अपना भर लेना, पैसा उठा कर उड़ा देना, किसी काम का नहीं रहेगा। चलो इससे आगे बढ़े। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? रिपीट कर दें? चलो अब ध्यान से सुनो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति ने अपना त्याग कर दिया, पद छोड़ दिया, इसके बाद महाभियोग भी आपको समझाना है, ठीक है। महाभियोग क्या होता है? अगर महाभियोग द्वारा उनको निकाल दिया जाए, जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, तब राष्ट्रपति की सीट जो है वो वैकेंट है, तो क्या करेंगे? तो फिर हम गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, UPSC के फॉर्म की तरह प्रेसिडेंट का फॉर्म आता है, उसको अप्लाई करेंगे। तब हम जाएंगे और ये देखेंगे कि राष्ट्रपति जी की पद की जगह उनका एक सब्स्टिट्यूट हमने बना रखा है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो जाकर के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे। ये शब्द मत भूलना, एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाही या कार्यकारिणी या जो भी आप लिखना चाहो, या कार्यभार संभालने वाला, उसको एक्टिंग बोलते हैं। एक्टिंग के अलावा कभी प्रेसिडेंट लिखा हो तो तो जब वो कार्यवाही संभाल लेंगे, अब मान लो DP साहब ने बीच में काम छोड़ दिया, वाइस प्रेसिडेंट भी 64 साल के थे, उनको भी जाना था, नहीं आगे निकल कर उनका छुट्टी ना। उसके बाद बैठा देंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के CM जज को, और अगर वहाँ से 34 में से भी कोई जज नहीं मिल पा रहा है तो समझ लेना कि एटॉमिक बॉम्ब नहीं है। और वैसे इसके बाद ऑफिशियल प्रावधान जानना चाहोगे कि किसको बैठा सकते हैं ऑफिशियली? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट के जजेस में से छाटे जाते हैं। अब हाई कोर्ट के जजेस कितने हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, 25 हाई कोर्ट, 25 के 25 हाई कोर्ट के जज की छुट्टी वेकेंट हो गई है, तो समझ लेना कि न्यायपालिका तो गई, भारत में न्याय नहीं होना, ये खाली निकल चलेगा, ठीक है। नाउ ये तो हमने, अब देखो जो टॉपिक कवर कर लिए उसका एक बार मैं रीकैप करे दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अभी तक हमने पढ़ा क्या, ठीक है। वैसे तो यार
हमने जाना कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, अनुच्छेद 52 पढ़ा। अनुच्छेद 53 में जाना कि राष्ट्रपति को हम जो है किसी चीज का हेड जो है होते हैं। साथ ही हमने ये जाना कि अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति का अंतर है। तीसरी बात हमने ये जानी कि प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के बीच में वैचारिक मतभेद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इस वजह से लेकर के एक को हम अप्रत्यक्ष तरीके से चुनते हैं और एक को प्रत्यक्ष तरीके से सरकार के माध्यम से बनाते हैं। चौथी चीज हमने ये कवर करी कि ऐसे व्यक्ति की योग्यता क्या होना चाहिए। इसमें हमने ये देखा कि लोकसभा के चुनाव का उनको तजुर्बा होता है, तो बहुत अच्छी बात है, वरना लोकसभा के सदस्य की आयु 25 है तो इनकी आयु 35 होनी चाहिए। कोई भी लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ना ग्रहण करेंगे। फिर हमने ये देखा कि राष्ट्रपति साहब अवकाश पे चले गए, छुट्टी पे चले गए, नहीं तो फिर क्या जरूरत है, कौन बैठ सकता है अपनी जगह पे, छुट्टी नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, क्या राष्ट्रपति बनने के लिए कोई स्पेशल योग्यता चाहिए? क्या राष्ट्रपति बनने के लिए कोई स्पेशल योग्यता चाहिए या नहीं चाहिए? जैसे कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए आगे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं लॉ में PhD कर रहा हूँ और मैंने PhD करी है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉ मैं रहूँगा। अगर मुझे आप राष्ट्रपति बनाओगे तो मैं संविधान की व्याख्या बाकी सबके मुकाबले के पास ये सब अच्छे से करूँगा। मैं अपना रिज्यूम देख रहा हूँ क्या सर, आई हैव वेरी फ्यू कैंडिडेट एंड दिस दैट और सर प्लीज सेलेक्ट मी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या ऐसा हो सकता है? सवाल दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं आपसे, क्या कोई भी अनपढ़ अंगूठा छाप व्यक्ति जिसमें लिटरेसी बिल्कुल नॉलेज नहीं है कभी स्कूल ले लिया, क्या भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? दिस इज अ शॉकिंग फैक्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन सकते, तुम पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे करेंगे। लेकिन जितने भी लेजिस्लेटिव ओहदे हैं और जितने भी इस तरीके के पद हैं, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, जब तक कि वो इलेक्टेड प्रणाली से आते हैं तो फिर वहाँ शिक्षा का काम है। सवाल इसका बहुत बढ़िया है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे तो उनको सैलरी किसी मिलेगी, तो उनको सैलरी उस समय उतने दिन के लिए राष्ट्रपति की सैलरी। और दूसरी एक और बात ये है कि अगर मौके से वो राष्ट्रपति पद पर एक्टिंग करते करते रिटायर हो गए तो फिर उनको पेंशन मिलेगी क्योंकि राष्ट्रपति। मतलब ये सोचो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिटायर होने वाला है और राष्ट्रपति जो है वो बीमार हो गए, वाइस प्रेसिडेंट भी बीमार हो गए, अचानक चीफ जस्टिस साहब आ गए और 2 दिन बाद उनको जो है वो दूसरे राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनको अपना रेजिग्नेशन देना, साइन कर देना। अब तो तुमने एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह अपना रेजिग्नेशन दिया है ना, तो तुमको 1 लाख रुपये से लेके जो भी 50% पेंशन मिलती है, जो भी पर्क्स मिलते हैं वो सारे। इस समय राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी है? 5,08,000 रुपया। 5 लाख नहीं, 5,08,000 रुपया। और ये संशोधित कर दिया जाएगा 2018। पेंशन आप लोगों की पेंशन बंद हो गई। क्या राष्ट्रपति की पेंशन बंद होती है? क्या उपराष्ट्रपति की पेंशन बंद होती है? कभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पेंशन बंद नहीं होती। जो एक बार राष्ट्रपति बन गया जीवन पर्यंत पेंशन नहीं। ठीक है, अगर वो और बड़ा विवादित बयान आया था, आपको बता देता हूँ। अब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति नहीं रहे, पहले सवाल लेता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है, बिल्कुल होती है सेंट्रल सर्विसेज में है शपथ की डेट इनकी निर्धारित होती है, उसी डेट से इनका जो है टर्म ऑफ ऑफिस शुरू होता है। लेकिन इनकी जिसमें हाँ वैसे तो जी ये कैलेंडर के अनुसार बना लेंगे, उनका
ठीक है, चलो अगला टॉपिक इम्पीचमेंट। उससे पहले एक बात, रामनाथ कोविंद जी ने अभी कोविड के टाइम पर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया था। जब ये कहा जा रहा था कि भारत में महंगाई बहुत है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मीडिया के सामने कि आप लोगों को लगता होगा मेरे पास 2,500 रुपये आता है, लेकिन आपकी वजह से टैक्स सुना था किसी ने क्या सुना था बयान? शांति से रामनाथ कोविंद जी का ये बयान किसी ने सुना था कि मेरी आधी से ज़्यादा सैलरी टैक्स नहीं चली जाती? नहीं, ऐसा लगता है कि यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि रामनाथ, हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की इस स्पीच के बाद में मीडिया बहुत सक्रिय हो गई थी, बहुत अवेल इसको गूगल करना या एक्स करना जाता है, आपको इसकी फेसबुक मिल जाएगी। वो कहीं IIT में नहीं संबोधित करने गए थे कानपुर में, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि आपको लगता होगा राष्ट्रपति के पास में बहुत पैसा आता है, मेरी आधी से ज़्यादा सैलरी टैक्स से चली जाएगी। दे देंगे, सब पढ़े लिखे संविधान। लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति की तो आय पर कोई टैक्स ही नहीं लगता, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, उल्टा राष्ट्रपति तो खुद के खुद फाइनेंस कमीशन वित्तीय आयोग बनाता है, खुद के खुद कंसोलिडेटेड जिसको संचित निधि बोलते हैं उसका पूरा रूपरेखा डिजाइन करके देता है कि लो भैया ये मेरे पास पैसा रखा हुआ है, देश में इमरजेंसी आई है तो निकाल लेना, ऐसे व्यक्ति को टैक्स लोगे बाप। तो इसलिए उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था। बाद में मीडिया ने ऊपर दबा दी और कुछ बुद्धिजीवियों ने आकर के यही बोला था कि उनसे टैक्स निकल गया तो अपनी पैसा डोनेट कर देते। तो डोनेशन दान करना हो कैसे नहीं, अगर मैं भिखारियों को भीख देता हूँ जैसे नहीं मेरा टैक्स तो मेरी इच्छा है नहीं देता, मैं क्या करेंगे, लेकिन टैक्स तो देना है। ये सारी चीज़ आप आइडिया है, इनकी पेंशन पर टैक्स भी नहीं, ऐसी चीज़ें ना पूछो, सिर्फ सब्जेक्ट करो। ऐसे एक और सवाल है कि राष्ट्रपति के चुनाव में गुलाबी और हरे रंग का पेन का क्या प्रयोग होता है? तो हरे रंग का पेन जो है उससे 90 लोग वोट पर टिक मारते हैं, गुलाबी रंग का पेन तो नहीं मारते, लेकिन यूपीएससी बनी तुम बाहर सवाल पूछ लगेंगे, क्या करना तुमको, जिस दिन लाभ करना हो जाएगी टिक नहीं लगेंगे। तो बात ये सोचो कि जरूरी क्या है, अपने टाइम क्या है उस पर टिक करो, ठीक है। चलो भाई बात कर लेते हैं इम्पीचमेंट की। महाभियोग सुना है किसी ने? सुना है? महाभियोग जो है वो राष्ट्रपति जी के खिलाफ एक ऐसा हथियार है जब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदन को ये महसूस होने लगता है कि राष्ट्रपति जी जो है वो अपनी जो भी बची कुछ शक्तियाँ हैं उसका मिसयूज कर रहे हैं या आगे हमारे किसी काम में नहीं, इनको हटाने के नाम है, लेकिन किसी काम में नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम उनको किसी भी वजह से हटा दो। अब आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि मान के चलो राष्ट्रपति जी के ऊपर धारा 378 IPC का चोरी का मुकदमा लिख गया, ठीक है, एक एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं लगता। मान के चलो कि राष्ट्रपति जी के खिलाफ किसी ने एक थाने में एप्लीकेशन लिखी कि राष्ट्रपति जी ने हमारा पुश्तैनी बटुआ चुराई कर, मैंने तो बुलाया था, तो क्या राज्यसभा लोकसभा इस बात को लेकर के राष्ट्रपति उठा सकती है? क्यों? अच्छी बात है, राष्ट्रपति साहब आप करने क्या किसी ने चाहिए वो पहले मैं ऑफिशियल मीटिंग में गया था, चलो ऑफिशियल मीटिंग में गए थे तो मैं पर्स चुराने की कैसे ऊपर, तो उन्होंने कहा मैंने कहा पर्स चुराया, झूठ बोल रहा है। अब आप ये बताओ कि क्या राष्ट्रपति जी को हम ऐसी बातों पर हटा सकते हैं? तो फिर किन कारणों पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? जो राष्ट्र के हित में ना हो, चलो राष्ट्रपति जी ने कहा, ठीक है, राष्ट्रपति जी ने सोचा कि भारत के अंदर हम जो है कंगारू पार्क, और कंगारू पार्क में होने का कोई उद्देश्य नहीं, राष्ट्रीय में नहीं है, बाई चांस एक एग्जाम्पल हो गया, तो क्या आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं? उन्होंने कोई ऐसा फैसला ले लिया, उन्होंने 28 की जगह तय कर दिया कि चलो हम बना देना 32 राज्य और 36 केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। अब ये राज्य केंद्र में नहीं है क्योंकि केंद्र को पैसा भी देना पड़ता है एक शासित प्रदेश। देशद्रोह का ये आप कैसे कहेंगे देशद्रोह? और अच्छा तो देशद्रोह से बच सकते हैं, वो कहते हैं मैं तो भैया नाना करता हूँ, ये मंत्रिमंडल ने कहा था कि तुम जाकर के इसमें साइन कर दो, ये कानून जो है फिर कौन सी चीजें हैं जिस पे राष्ट्रपति को आप जो है वो महाभियोग यानी और सिर्फ एक ही आधार है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इधर से आवाज आई है only and on the grounds of unconstitutionality, अगर वोट संविधान के
मान के चलो राष्ट्रपति जी एक रात उठे और उन्हें सपना आया कि आज से लोकसभा खत्म कर देते हैं, आज से सिर्फ राज्यसभा रहेगी और मैं रहूँगा। तो ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि हमारे संविधान को जो आधार है उसको तुमने तोड़ दिया, तो उसके खिलाफ तुरंत महाभियोग चल जाएगा। और ये महाभियोग जो चलाया जाता है वो 2 हाउसेस के अंदर राज्यसभा या लोकसभा ये कोई भी सदस्य पारित कर सकते हैं। वहाँ पे जितने लोग मौजूद होंगे 1/4 की संख्या में ये प्रस्ताव पहले पारित होता है। अगर राज्यसभा चाहे तो पहले वो पारित कर दे, लोकसभा चाहे तो वो पारित कर दे। जब ये 1/4 पारित हो जाता है तो फिर उनके खिलाफ इंक्वायरी होती है और पारित होने के बाद 14 दिन का नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति जी को कि आपके खिलाफ कार्रवाई होने की प्लानिंग चल रही है, बस सब को बच लो। इस बीच में राष्ट्रपति साहब जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अगर अपनी तरफ से कोई साक्ष्य देना चाहें तो दे सकते हैं, जवाब नहीं देना चाहें तो दे सकते हैं। 14 दिन का टाइम पीरियड होने के बाद में वापस से जिस भी सदन में उनके खिलाफ अविश्वासीय प्रस्ताव पारित किया होता है तो 2/3 बहुमत से अपने सभी सदस्यों से एक फिर से बिल पारित करेगा या एक प्रस्ताव पारित करेगा, वो जाएगा दूसरे सदन। अगर ये काम राज्यसभा ने पहले कराया तो वो लोकसभा में चला जाएगा, लोकसभा ने पहले कराया तो राज्यसभा में चला जाएगा। और जब दोनों हाउसेस से, दोनों सदन से 2/3 पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति जी समर वेकेशन पे टाटा समझ गए, यानी कि अपने पद से इस्तीफा देते, ठीक है। ये सब मजाक में है, राष्ट्रपति जी को टाटा वाला मैसेज होगा तो वैसे राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका पढ़ना मजबूरी है। कभी कैसी पूछ ले थोड़ा सा इंटरेस्ट लिए मैं बता के पेश किया, सही मतलब नहीं है। घर पे जाके माँ बाप को राष्ट्रपति तो गया बाय बाय ऐसे में बोल चला जाए। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज इम्पीचमेंट का प्रोसेस समझ गए। 1/4, 2/3, 2/3 उसके बाद बाय बाय। 1/4 सबसे पहले मूव करते हैं, कोई भी सदन मूव कर सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। 1/4 का मतलब ये है कि अगर लोकसभा के अंदर सदस्य जो हैं वो 245 हैं तो 245 का 1/4 एक प्रस्ताव बना करके इसे दे देंगे, स्पीकर को दे देंगे और स्पीकर देखेगा अच्छा वो एक नोटिस देगा, किसको नोटिस देगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जी को पता चल जाएगा, हो जाएंगे। उसके बाद में जब 14 दिन का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा 2/3 से मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित हो जाएगा और दूसरे सदन के हाउस को भेज देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत अगर ऐसा देखिए, अगर 14 दिन का टाइम पीरियड तो नोटिस सर्व करने का है। अगर राष्ट्रपति अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं या कुछ भी पेश करना चाहते हैं तो उनको बोलने का अधिकार बिल्कुल मिलेगा, पूर्ण रूप से मिलेगा। उनको मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम मिलेगा। और अगर मान के चलिए कोई भी सफाई या कोई चीज पेश करना चाहते हैं तो और लेकिन अगर एक बार महाभियोग का टाइम पीरियड पूरा हो गया और दोनों हाउसों में 2/3 कर दिया तो फिर उसके बाद में राष्ट्रपति जी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। और जब राष्ट्रपति का पद खाली है तो चुनाव आयोग एक्टिव हो जाएगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट बना देगा, उपराष्ट्रपति को 6 महीने के अंदर बना के चुनाव करा के। कोई दिक्कत इम्पीचमेंट को लेके, कोई समस्या इम्पीचमेंट को लेके? इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी तरीके से आप उनको नहीं हटा सकते। राष्ट्रपति जी को अनुच्छेद 361 में कोई भी सिविल यानी कि दीवानी और जारी इसमें 2 महीने तक का टाइम पीरियड होता है, उन्हें नोटिस सर्व करने का। उसके बावजूद भी आप हटा नहीं कर सकते। अगर वो अपने ऑफिस से पद से हट जाते हैं, हटाया जाते हैं, उसके बाद आप उनके ऊपर व्यक्तिगत मुकदमा कर सकते। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? इसका जवाब आप में से क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? सबसे पहली बात ये बताओ कि उपराष्ट्रपति कौन से सदन का सदस्य होता है? किसी का नहीं होता है। सबसे पहले राज्यसभा लोकसभा में मेंबर होता है। सबसे पहले तो वो अपनी बनी बनाई विरासत को ढाएगा। पहले वहाँ से लोकसभा के पद स्पीकर से रहने देगा, फिर एक पद के लिए नहीं हूँ उसकी गरिमा को पूरा करेगा, तब जाकर राष्ट्रपति को चुनाव कराएगा। क्यों लड़ेगा? क्यों है क्यों करेगा? उपराष्ट्रपति बनना ही उसके लिए बहुत सम्मान की बात है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, अभी जो चुनाव आने वाले अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा उपराष्ट्रपति का चुनाव, और उसके बाद हर 2 साल
राज्यसभा के चुनाव भी देखने को मिले। तो समझ गए। और उपराष्ट्रपति जो है उसको क्यों हम किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बनाते हैं। अगर हम किसी हाउस का मेंबर बना देंगे तो जब भी मीटिंग होगी तो वो अपने मर्जी वाले यानी जिस हाउस से खुद आता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का वो सदस्य है, उसको फेवर करेगा। कुछ ऐसे पद होते हैं कि वो किसी के साथ पक्षपात न करना है, इसलिए उनको किसी भी तरीके की सदस्यता का त्याग करना होगा। आगे बढ़े, हमारे राष्ट्रपति जी की शक्तियों पर बात कर लें। पूछो। राष्ट्रपति को अगर छुट्टी चाहिए, राष्ट्रपति जी को अगर छुट्टी चाहिए, मान लीजिए उसका बेटा पढ़ता है सिडनी में और घूमने जाना चाहते हैं, तो बेटे के पास जा रहे हैं पढ़ाई करने, तो क्या छुट्टी दी जा सकती है? राष्ट्रपति छुट्टी मांगेगा किससे? डीएम सर अपनी क्लास की छुट्टी मांगेंगे किससे? खुद से। तो अच्छा सवाल है, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। जब भी राष्ट्रपति कोई ऐसी समय अपने लिए जाते हैं जहाँ पर संवैधानिक मामले पेंडिंग होते हैं, बिल है, कोई चीज़ पेंडिंग होती है, तब तो वो एप्लीकेशन के लिए जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट साहब को कि देखो इस चीज़ को बढ़ाना नहीं, करवाना नहीं, कोई भी फैसला लेने का समय आएगा, समझो मैं बड़े नहीं कराऊँ, मुझे लेना होता है, तुम छोटे भाई फैसला ले सकते हो, मेरी सीट पर आ जाओ, एक्टिव प्रेसिडेंट का रोल करो। लेकिन अगर वो 3, 4, 5, 7, 8 दिन के लिए चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका काम कब होता है? जब भी राष्ट्रपति कोई सभा संबोधित कर रहा होता है। इसके अलावा वो वेकेशन नहीं है, घूम रहे नहीं भी, कौन रोक रहा है? तो ये समझ में आ गई बात? तो मैं पढ़ाता और समझाता ऐसे, किसी को बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, वरना मैं ऐसे तक नींद आएगी कि आप लोग बिना टैबलेट भी और सबके आगे बिकॉज दीज टॉपिक्स आर लिटिल बिट बोरिंग आई नो, लेकिन पढ़ना मजबूरी है, पढ़ो जल्दी। आगे बढ़े, राष्ट्रपति जी हटा दिया, कितना हो गया? 1 मिनट बचा है। अच्छा प्रेजेंट लगा दें उतनी देर में, चलो अच्छा कोई बात नहीं। इनकी शक्तियों के बारे में 1-2 शक्तियों पर डिस्कशन कर लें, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सिर्फ आज हम बात करेंगे इनके पास शक्तियाँ जो होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि इनके पास न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, और न्यायिक शक्ति पे ही मैं डिस्कशन करूँगा, बाकी भले ही हम लोग कल पढ़ लें, लेकिन न्यायिक शक्ति वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो, एक व्यक्ति है बबलू, कोई है नहीं बबलू क्लास में? कोई बबलू तो नहीं है क्लास में? पहले बता दो, हंसी दे रहे हैं हम लोग बबलू। चलो सीखो। ये प्रक्रिया सबको पता है, पिछली की नहीं पता है? नहीं पता तो ये हायरार्की न रखा। भारत के अंदर जो न्यायपालिका है, सब आगे देखते हैं। चलो, भारत के अंदर न्यायपालिका जो है वो 3 तरीके से उसका विभाजन किया गया। सबसे पहले आ जाती है अधीनस्थ। अधीनस्थ को बोलते हैं कि उसमें सबऑर्डिनेट जुडिशरी या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए मुमकिन है कि वो हर जेल का आरंभ करना जा करके लिखवा दे? जैसे आपको टीवी में मिल रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए हाई कोर्ट के भाग के आएंगे या निर्णय देंगे? या बड़ा डिस्ट्रिक्ट के फलाफल चौकी के बाद जो मुकाम है चोरी हुई नहीं आ पाएंगे। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय जो है वो होना जरूरी है। इसका मतलब होता है कि हर जिले के अंदर एरिया वाइज कोर्ट का डिवीजन। जब कोई भी व्यक्ति के ऊपर सर्वप्रथम मुकदमा दायर होता है तो सबसे पहले 2 लेवल पे होता है। उसके बाद जब फैसला आता है, अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है तो फिर कहाँ चला जाएगा? हाई कोर्ट में नहीं करेगा। और जब हाई कोर्ट से भी सहमत नहीं है, कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? इसको बोलते हैं जुडिशियल प्रोसेस, न्यायिक प्रक्रिया। अब मुझे ये बताओ कि जो मिस्टर बबलू थे उन्हें यहाँ से फांसी हो गई, उन्होंने कहा मैं सहमत नहीं, यहाँ भी फांसी हो गई, उन्होंने कहा मैं यहाँ भी सहमत नहीं हूँ, यहाँ भी अपील करूँगा, यहाँ से भी फांसी हो गई। इनको तीनों जगह फांसी हो गई, उसके बाद ही कहाँ जा सकते? कहाँ जा सकते?
और मैंने ही पढ़ी हुई इसलिए मैंने बिहार की किताब, बिहार के पब्लिकेशन। चलो, अब मेरा मानना यह है कि मिस्टर बबलू को लोअर जुडिशरी ने साक्ष्य एवं गवाहों के चलते फांसी दी है, अपनी मर्जी से फांसी नहीं दी है। उच्चतम न्यायालय जो है, सॉरी यानी कि हाई कोर्ट जो है, उसने भी गवाहों के एविडेंस के बेसिस पे उन्होंने हत्या करी है, इसके साक्ष्य के बेसिस पे फांसी दी है। और यही बात कंफर्म करी है सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो मुझे ये बताओ, इधर साइड से राष्ट्रपति जी आते हैं और कहते हैं मेरा मन कर रहा है बबलू दिखने में सुंदर है, फांसी दी बबलू छोड़ी। तो सवाल आपसे ये आता है कि राष्ट्रपति जी की जो प्रक्रिया है, जिसको हम बोलते हैं न्यायिक शक्तियां, क्या वो न्यायिक शक्तियां कभी जा सकती हैं? भाई जुडिशियल प्रोसेस आपके सामने, मेरी बात कैसे समझना? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जो जिस प्रक्रिया पे काम करते हैं, भारत में बिना साक्ष्य के आप किसी को दोषी करार नहीं दे सकते। सिंपल सा है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन राष्ट्रपति साहब जो है, उनको लग रहा है कि यार मेरे पास क्षमा याचना आ रही है, मैं तो दे ही सकता हूँ माफी, चलो दे देता हूँ माफी। 5 तरीके की शक्तियाँ होती हैं हम लोगों को। जो आप कहना चाह रहे हो कि रिप्रेजेंटेटिव कम्यूट करता है, इस तरीके से जो कम करता है, वो तो उसके पास अधिकार है, मैं मानता हूँ। 5 तरीके से अनुच्छेद 72 में दर्शाया गया है कि रिस्पाइट कर दे, डिप्राइव कर दे, कम्यूट कर दे, एडजर्न कर दे, वो सब दिया हुआ है। लेकिन फिर से आपकी बात नहीं सुनी, ये शक्तियाँ क्या आप प्रयोग करोगे ना जब आपके पास साक्ष्य हो। राष्ट्रपति जी को कहीं नहीं है साक्ष्य को, ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसको समझो। फिर हम इसको जुडिशियल पावर क्यों बोलते हैं? अगर सर ऐसा नहीं है तो फिर हम राष्ट्रपति है उसकी शक्ति को जुडिशियल पावर क्यों बोलते हैं? तो जुडिशियल पावर भी नहीं, क्योंकि जुडिशरी ये कहती है कि बिना साक्ष्य के दोषी नहीं हो। आधार कार्ड है तभी मानेंगे तुम्हारा नाम ये है, वरना तो अपना नाम ही नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन राष्ट्रपति जी कह रहे हैं मुझे आधार कार्ड क्या लेना, मेरा काम है। हाँ, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी देगा। बोलो बोलो बोलो, क्योंकि यूपीएससी तुम्हारी बेसिक कंसेप्ट ही चेक करना चाहता है कि तुम जानते भी नहीं। आंसर सही है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। भारत में जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको जुडिशियल पावर कहते हैं। जो बड़ी बड़ी किताबें अमेरिका को छाप देती है कि जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट उसे बड़ा सकता है, और उसके आगे आता है ना एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। कौन सी पावर ऑफ प्रेसिडेंट? एक्स्ट्रा जुडिशियल, क्योंकि ये जुडिशियल प्रक्रिया में कहीं फिट ही नहीं बैठ रही है। अगर फिट बैठती है तो मुझे बता दो कौन से साक्ष्य है। और तो और सुनिए, किसी भी राष्ट्रपति के कोई भी फैसले पर न्यायिक पुनर्विचार लागू नहीं होता, ये सबको पता है। राष्ट्रपति कोई भी फैसला ले लेंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होता। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एज इट इज उठा के रख दिया और किसी की फांसी इन्होंने खत्म कर दी तो जुडिशियल रिव्यू लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहने लगेगी कि ये तो आपने अपना बुद्धि और विवेक लगाया ही नहीं, आप तो जुडिशियल पावर पूरी प्रोसेस को बांध रहे, आपने तो हमारी फैसले को कंफर्म कर दिया, फिर आपने अपने अंदर क्या है। इसीलिए किताबों में काट के लिख लेना, उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट बोला जाता है। न्यायिक दायरे से बाहर होती है, यहाँ उनको कोई साक्ष्य नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इसका लेटेस्ट ट्रेंड मैं आपको दिख देता हूँ। अक्षय ठाकुर का इंडिया का निकला, उसमें जो नाबालिग थे और बाकी लोग थे, उन्होंने राष्ट्रपति माँ महीन के पास एक मर्सी पिटीशन फाइल किया था और उस मर्सी पिटीशन में माफी मांगी गई थी। आप हमारी जो फांसी है उसको उम्र कैद में बदल, जो 5 आधार दिए होते हैं अनुच्छेद 72 में, उनमें से किसी एक आधार को बदल सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन स्पष्ट करने के साथ राष्ट्रपति जी को कोई भी रीजन नहीं देना पड़ा कि मैं तुम्हें क्यों फांसी माफ कर रहा हूँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट में क्या होता है, रीजन। दिस इज द थिंग। कंसेप्ट ये है कि राष्ट्रपति की पावर तीनों कोर्ट से ऊपर तो दिखानी थी। इस वजह से हमने उन्हें और पावर दी है, किसी भी फैसले में जो राष्ट्रपति लेता है वहाँ उसको रीजन देने की अनुमति नहीं है। अब एक और सवाल लास्ट, गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों में से क्षमा याचना करने की शक्ति किसकी ज़्यादा जरूरत है? राष्ट्रपति की। चलो एक टेबल बना ले छोटी सी, बस इतनी बड़ी। नहीं, नाम किसी का नहीं, भगवान में।
अब उसी पे आगे बढ़ा देते हैं। अभी हम लोग गवर्नर और राष्ट्रपति की पावर देख रहे हैं। फिर एक इंसिडेंट और है, राजीव गांधी के हत्यारे लगा। राजीव गांधी के हत्यारे से 16 साल का था। चलो ये लास्ट टेबल पूरी करा दो, इम्पोर्टेंट है। यही दो अनुच्छेद है ना, एक 72 है राष्ट्रपति जी का और राज्यपाल का 161 अनुच्छेद है। अब ये मुझे बताओ, राज्यपाल को लगा कि जो मामला मेरे पास आया है इसमें किसी व्यक्ति को छूट देनी चाहिए। एक व्यक्ति है, उसने राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास एप्लीकेशन मूव कर दी और दोनों के पास वो मूव कर सकता है, ऐसा नहीं किसी एक के पास कर। ये चीज़ समझ लो, इम्पोर्टेंट है। ये समझ गए तो जान जाओगे कि गवर्नर की शक्तियाँ कितनी महत्वपूर्ण है कि नहीं। राष्ट्रपति ने कह दिया कि इसको छूट देनी चाहिए सजा में, राज्यपाल ने कह दिया उसको छूट दी जाएगी। राष्ट्रपति ने कह दिया, राज्यपाल ने मना कर दिया, तो अब क्या होगा? नहीं दी जाएगी कि दी जाएगी? अगली कंडीशन, राष्ट्रपति ने मना कर दिया, राज्यपाल ने दे दिया, अब मेरी सिचुएशन समझे आप जो मैं कहना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति है, उसने किसी आपराधिक मामले में सवाल सुनो क्योंकि ठीक है, और फिर उसका आंसर भी मिलेगा। फिर से मेरा मानना ये है कि एक व्यक्ति था, उसको सजा दी गई, ठीक है, फांसी की सजा दी गई, क्योंकि गवर्नर जो होता है राज्यपाल, वो कभी फांसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न कोर्ट मार्शल में हस्तक्षेप कर सकता है। कोई और मामला लेते हैं, एक व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति को आजीवन सजा हो गई, उसने दोनों के पास से एक चिट्ठी एप्लीकेशन, उसके कहने का मतलब है कि आप लोगों के पास शक्तियाँ होती हैं, आप में से कोई भी एक चाहे तो मेरी जो सजा है उसको बंद कर सकता है, किसी और सजा में परिवर्तित कर सकता है, या जो भी चाहे वो कर सकता है। राष्ट्रपति ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, गवर्नर भी मान गया तो हम कर देंगे। राष्ट्रपति मान गया, गवर्नर नहीं माना, तब भी हम कर देंगे। राष्ट्रपति नहीं माना उसकी एप्लीकेशन पे, गवर्नर ने अलाउ कर दिया, तब क्या होगा? हम तब भी मान जाएंगे। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि प्यारे बालकों, दादाजी और पिताजी को हमेशा कंपेयर करो कि पापा या दादा बने हैं, लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति और गवर्नर को कभी कंपेयर मत करना। यहाँ पर दोनों की पावर्स इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र है, क्योंकि यहाँ पर उनको शक्ति और खोपड़ी मिल रही है, दिमाग, बुद्धि, कॉम्प्यूटर, विवेक विचार कि वो अपने डिसीजन से कोई भी फैसला ले सकते। ठीक है, अब राजीव गांधी नहीं हुई क्लियर? अच्छा, अब दोबारा मान लीजिए किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हो गया, ठीक है, अपर्णा, यही नाम है अपर्णा, मान लो किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हो गया, उसके पास में सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता बंद हो चुका है। अब उसके पास दो ही तरीके हैं कि वो या तो राष्ट्रपति जी के पास क्षमा याचना दे सकता है, और दूसरा रास्ता उसके पास है राज्यपाल के पास, क्योंकि दोनों के पास में क्षमा याचना की शक्तियाँ नहीं है, ये सबको पता है। उसने क्या करा, अपनी सजा को कम कराने के लिए एक चिट्ठी भेजी राष्ट्रपति और एक चिट्ठी भेजी राज्यपाल। राष्ट्रपति ने कहा होना चाहिए, राज्यपाल ने दिया होना चाहिए, तब तो कोई शक्ति होगी। दूसरी कंडीशन ये बन रही है कि राष्ट्रपति ने कह दिया कि चलो होना चाहिए, लेकिन राज्यपाल ने मना कर दिया, तब भी हो जाएगा, दोनों में से किसी एक का मिलेगा। तीसरी कंडीशन ये आती है कि राष्ट्रपति उस पर सहमत नहीं हो रहा है, राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से मना कर दिया, ठीक है, अब बचा राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल ने अलाउ कर दिया। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रपति बड़ा है, उसने जब मना कर दिया तो राज्यपाल जी क्या ऐसे, लेकिन यही मैं बताना चाहता हूँ कि यार राज्यपाल को स्वतंत्र शक्तियाँ मिली हुई है, उसके अनुसार ही किसी व्यक्ति को क्षमा याचना दे सकता है, राष्ट्रपति की चाहे उस पर मना नहीं करना। नहीं, मृत्यु दंड अगर कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए कैपिटल पनिशमेंट, उसमें राज्यपाल हस्तक्षेप ही नहीं कर सकता, तो दो मामलों से बाहर है। एक तो राज्यपाल किसी को फांसी, कैपिटल पनिशमेंट जिसको बोलते हैं वो हो जाए, उसमें कभी भी अपनी सुनवाई या क्षमा याचना नहीं दे सकता। दूसरा कोर्ट मार्शल, जो कि सिर्फ आर्मी वालों को लागू होता है, लेकिन राष्ट्रपति को ये दोनों शक्तियाँ दी, ठीक है, और राज्यपाल को पूरी भी हुई शक्तियाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ना पूरी तरीके से माफ इसलिए नहीं कर सकते। आप लोगों ने पिक्चर देखी थी बदलापुर करके आई थी, बदलापुर, जिसमें बदलापुर देखी थी ना, कौन सा एक्टर है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी।
उसके साथ एक एक्टर और वरुण धवन, उसमें उसकी बाइक की डेथ कर देता है रास्ते में रॉबरी करने से। तो उसमें कैंसर से पीड़ित थे। तो वो वहाँ के गवर्नर को पत्र लिखते हैं कि साहब मेरी जो है वो ऐसी सज़ा माफ़ कर दी जाए। तो उनकी जब सज़ा का गवर्नर ये देखता है कि 14 या 21 साल की अवधि पूर्ण कर चुका है, तब तो आपको डायरेक्टली ऑर्डर दे देगा कि अगले साल स्वतंत्रता दिवस पे आप बाहर आ सकते हो। परंतु 14 या 21 साल की अवधि पूर्ण ना हुई हो तो वो आपको बाहर नहीं देगा, तब आपकी सज़ा बंद हो सकती है। ये न्यायालय के नियम है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा नहीं है, मैंने लॉ पढ़ा है, मैं आपको बता दूँ। और इसी के चलते गवर्नर के चलते, गवर्नर को आप छोड़ ही दीजिए, हमारी जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उसके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी कैदी को छोड़ सकता है, किसी भी कैदी को छोड़ सकता है। राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था 21 मई 1900 कब, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या कब हुई? 21 मई 1991। यही टाइम एक बार कन्फर्म कर लेना, जब उनका असैसिनेशन हुआ था, यानी तो क्या हुआ कि जो आरोपी थे वो एलटीटी फोर्स के थे, श्रीलंका के अंदर आतंकवादी संगठन थे, वो एलटीटी बोलते हैं, लिबरल टाइगर एसोसिएशन की लिए करके कुछ होता है। तो क्या हुआ कि मामला न्यायालय में गया, हाई कोर्ट में चलता रहा, सब जगह चलता रहा। तो जो आरोपी थे उन आरोपी ने राष्ट्रपति के पास में एक क्षमा याचना की कि ऐसी ऐसी बातें को माफ कर दो। राष्ट्रपति ने 16 साल 1992 से लेकर 2014 तक राष्ट्रपति ने ना हाँ बोला, ना राष्ट्रपति ने ना बोला। अब इस बात पे जय ललिता ने किसी गुस्सा हुआ, तो ये क्या कहते हैं, हाँ और नहीं बोला जाता है, उन्होंने उनकी रिहाई के आदेश दिए, और जब रिहाई के आदेश देंगे तो केंद्र है कि क्या केंद्र में ये आप कैसे क्या कर रही है, आपने रिहाई के आदेश कैसे दिए, तब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जय ललिता जी से कि अरे आपने ऐसा ऑर्डर क्यों पास करा, तो उन्होंने ये बात सिंपल सी बात बताओ, ये हाँ और ना कहने में आपको कितना समझ, 16 साल हो गए, वो लोग जेल में हैं, उन्होंने गलत करा जो करा उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति 16 साल न्याय की नींद में मर रहा है, सच नहीं। आप लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया हो और शाम को आपका रिजल्ट आ जाए, तभी यूपीएससी का नोटिस आ जाए कि ये रिजल्ट 2 दिन पोस्टपोन किया जा सकता है। अभी तो मर ही रहे थे, एंजाइटी हो रही, खाना नहीं खा रहे थे, सुबह से मंदिर में बैठ के पूजा पाठ कर रहे थे, मंदिर में चादरें बोल दी, नोटिस आ गया कि ये रिजल्ट 2 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आपको बैठे पुलिस कर रही, फिर एक नोटिस आ गया, अभी एक रिजल्ट 2 दिन बाद आएगा। उसका आगे 16 साल जेल के अंदर कोई व्यक्ति इंतजार कर रहा है, सिर्फ राष्ट्रपति को हाँ होना तो जय ललिता का मामला कंसिडर किया गया, लेकिन उन लोगों को जेल के अंदर जाया जाता है केंद्रीय कानून के तहत, जिसको बोलते हैं टाटा, जो कि खत्म है, टेररिस्ट एक्टिविटी डिस्ट्रक्शन एक्ट करके बोलते हैं, उसको टाटा बोलते हैं। उसके तहत केंद्र अगर कोई भी ऐसे कानून किसी आरोपी को गिरफ्तार करता है तो फिर राज्य उसे नहीं छोड़ सकता, तो उन्हें छोड़ा नहीं गया, लेकिन ऊपर एक कैपिटल पनिशमेंट था, उसमें मजबूर रूप से आजीवन कारावास भी कर दिया। तो समझ रहे हो कि राष्ट्रपति जी के पास एक फाइल पड़ी रहती है, टेररिस्ट कोई भारत का हुआ है आतंकवादी, उसने बात पीछे हटाई नहीं है, उसने कहा राष्ट्रपति